आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। शुक्रवार को जिस तरह से टर्की की एक अदालत ने यह फैसला किया कि सोफिया मस्जिद को दोबारा से म्यूजियम के बजाय मस्जिद की शक्ल दी जाए, जिसके लिए पहले ही तैयब अर्दोगान अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा कर चुके थे, लेकिन यह फैसला आने के बाद पूरी दुनिया में इस पूरे मामले को लेकर दो पार्ट में बंटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी इस पर बहस शुरू हो गई है कि क्या इस तरह का फैसला देना ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या असरात पड़ेंगे। मुसलमानों को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ बुद्धिजीवी इसका विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और कुछ लोग इसको पूरी तरह से इस फैसले के फेवर में हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। तस्लीम रहमानी साहब, उसके अलावा शाहिद एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। शाहिद साहब, तस्लीम साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले शाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर मुसलमानों में दो राय नज़र आ रही हैं, दो पार्ट में लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये तुर्की का अंदरूनी मसला है और तुर्की की कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तुर्की की कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। तुर्की एक सॉवरेन कंट्री है, जैसे हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। हम नहीं चाहते हमारे मामले में, हमारे आंतरिक मामलों में कोई भी बाहरी दखल हो किसी भी तरह से। तो तुर्की भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट करती है कि उसके अंदरूनी मामलों में किसी को दखल नहीं देनी चाहिए। और तुर्की का ये फैसला वहाँ की ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है। जब कोर्ट ने एक फैसला किया है, वो एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को जब 1934 में वो एक म्यूजियम के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। अब कोर्ट का ये फैसला है कि उसको मस्जिद ही रिकन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है बात कि तुर्की क्या कोई एक कंट्री नहीं है, तुर्की क्या सॉवरेन कंट्री नहीं है, क्या तुर्की को अपने आंतरिक मामलों को किसी भी तरह से चलाने का हक नहीं है। उनके किसी भी मामले में बोलना यानी कि हम उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या हम अपने किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे किसी का भी? देखिए, हमारी कोर्ट्स ने, हमारे मुल्क की कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का एक फैसला दिया। वो फैसला किसी को मंजूर था या नहीं था, लेकिन सबने उस फैसले को एक्सेप्ट किया। आज वहां पर बाबरी मस्जिद नहीं है, आज वहां पर मंदिर की खुदाई चल रही है, या जो भी कुछ वहां पर बनना है उसकी खुदाई चल रही है। यानी कि पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने उसको सपोर्ट किया, उसको माना। ये तुर्की का फैसला है, तुर्की के फैसले को हम नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों? ये हमारा दो तरह का स्टैंडर्ड क्यों हो जाता है? और जो इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, मैं भी कल देख रहा था उनका जफरुल इस्लाम साहब का भी मैंने पोस्ट देखा। मुझे बड़े शर्म आ रही है मुझे इस बात को लेकर के, और गुस्सा भी उनके ऊपर आ रहा है कि इस तरह की चीजें वो भी कर रहे हैं कि साहब तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लामोफोबिया से इसको जोड़ रहे हैं। यानी कि एक मस्जिद को जब उन्होंने म्यूजियम बना दिया वहां की सरकार ने 1934 में, और वो सरकारी फैसला था, वो कोर्ट का फैसला नहीं था, लेकिन उसको मस्जिद में तब्दील करने का कोर्ट का फैसला है। और जब कोर्ट कोई भी फैसला करती है, किसी मुल्क की कोर्ट हो, वो साक्ष्यों के आधार पर करती है, वो अपने एक जुडिशियल माइंड के आधार पर करती है। दैट शुड बी रेस्पेक्टेड। तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है तुर्की के, और उसमें सोफिया मस्जिद को मस्जिद में तब्दील करने के लिए जो म्यूजियम था उसका ऑर्डर दिया गया है, इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान में दो तरह की राय जिस तरह से पाई जा रही हैं कि कुछ लोग इसका फेवर कर रहे हैं फैसले का, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों की छवि खराब होगी। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? देखिए, कल तुर्की के एक अदालत आलिया, अदालत उज़्मा है गालिबन, वो उसने एक फ़ैसला दिया कि ये 6ठी सदी का जो ये एक इमारत है हाया सूफिया, वो मस्जिद में, उसको वो मस्जिद की हैसियत से थी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के वहाँ पर इसके बाद फतह करने के बाद। अब देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। तुर्की में जो ये शहर है, जिसे आजकल हम इस्तांबुल कहते हैं, पहले कुस्तुनतुनिया कहते थे अरबी में, और इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा इसे जाता था। ये ईसाइयत का मरकज़ रहा एक लंबे अरसे तक, और ईसाइयों की जब जंग
इस्लाम के साथ होती रही जो हिलाली और सलीबी जंगें रहीं, उनका एक ख़ास फीचर ये है कि जो चर्चिज़ हैं वो उनके जो हेडक्वार्टर्स की हैसियत से यूज़ होते थे, और उनमें ज़्यादातर चर्चिज़ में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें भी वहीं हुआ करती थी। आर्मी बेस भी अक्सर चर्च के अंदर हुआ करते थे। ऐसे बहुत से चर्च तारीख़ में मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ रेशा दवानियों में हेडक्वार्टर का काम किया है। इसी तरीके से बाज़ंतीनी एम्पायर में ये जो हाया सूफिया था, ये भी उसी चर्च की हैसियत से मौजूद था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह मोहम्मद टू ने जब उस दुनिया को यानी इस्तंबुल को फ़तह किया, जो एक तकरीबन नाकाबिल तस्खीर शहर उस ज़माने में समझा जाता था, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोइयाँ भी मौजूद हैं। इसे जब बड़ी मुश्किल से तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे तक की जद्दोजहद के बाद इसे फ़तह किया गया, तो कहा यह जा रहा है कि कुछ दस्तावेज़ों की बुनियाद पर कि ये जो चर्च था जहाँ से ये सारी साजिशें हुआ करती थी, उसे सुल्तान मोहम्मद ने ख़रीद लिया था। अब इसके सबूत और इसके दस्तावेज़ आम तौर पर मौजूद नहीं है। अगर ऐसा है कि उसे वाकई ख़रीद लिया गया था और वो ख़रीदी हुई ज़मीन थी, तो चर्च आम तौर पर देखिए मस्जिदें का ख़रीद फ़रोख्त नहीं होता। मस्जिद एक बार बन जाती है तो मस्जिद रहती है ताउम्र ता क़यामत, लेकिन चर्च ख़रीदे और बेचे जाते हैं। आज भी यूएस में, यूके में आम तौर पर जहाँ लोगों का ईसाइयों का जाना आना बहुत कम हो गया है, इबादत कम होती है, उन चर्चिस को बेचा जाता है। और बहुत से चर्च मुसलमानों ने भी ख़रीदे हैं और ख़रीद के वहाँ पर उनकी रजामंदी के साथ वहाँ मस्जिदें तामीर की गई हैं। तो अगर यही मामला हाया सूफिया का भी है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। फिर वो फ़ैसला गलत था जिसमें इसको चर्च मस्जिद को कुछ यूरोपी और ईसाई और यहूदी ताकतों के ज़ेर असर म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। वो फ़ैसला फिर तो गलत था। लेकिन अगर वो दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं और इसके सबूत नहीं मिलते कि इसको वाकई सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने ख़रीद लिया था और वो बग़ैर ख़रीदे इसको अगर मस्जिद बनाया गया, तब फिर वो गलत है। मेरा मानना ये है कि इस कोर्ट का फ़ैसला, जिसके बाद तुर्की के सदर और तुर्की की पार्लियामेंट दोनों ने इस फ़ैसले की तौसीक़ भी कर दी है और ये भी कह दिया है कि 22 जुलाई यानी जुमे के दिन वहाँ पर नमाज जुमा का एहतमाम किया जाएगा। पहली मस्जिद की हैसियत उसको दे दी जाएगी और उसकी जो तामीर है उसमें भी कुछ तरमीमात की जाएंगी और उसको अब जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है वो उसके ज़ेर इंतज़ाम आ जाएगा। तो ये इसकी दोनों हैसियतों पर इसे गौर करना होगा कि वाकई अगर उन्होंने इसे ख़रीद लिया था तब तो इसकी मस्जिद की हैसियत को बरकरार होना चाहिए। और ये सारी दुनिया के तफाखुर का एक मसला है कि एक मस्जिद जिसे ख़रीद कर जायज़ जगह पर बनाया गया था वो मस्जिद रिस्टोर हो। लेकिन अगर वो दस्तावेज़ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम अभी क़ब्ल वक्त है। अभी इसके लिए बहुत से दूसरे सियासी उमूर हैं जिसकी बुनियाद पर इस फैसले को अभी मौखर किया जा सकता था। शाहिद साहब, इसमें इस बात को ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों की छवि ख़राब होगी इस फैसले से। ईसाइयों का वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, ईसाइयों की आस्था उससे जुड़ी हुई है चर्च से। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि जब उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया में इसकी बुनियाद पड़ी थी मस्जिद की, तो उस वक्त इसको बाकायदा चर्च से ख़रीदा गया था और उसके बाद मस्जिद बनी। देखिए, पहले बात तो मैं बता दूं, जो आस्था वाली बात है, उस चर्च में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है रिलीजियस कि वो रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ हो, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म टर्की में नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम की कोई भी चीज़ टर्की में नहीं हुई है। वो एक चर्च था और जब वहाँ पर जंग हुई, जब वहाँ पर उसको जीता गया और जब वहाँ पर हुकूमत चेंज हुई तो बाकायदा एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट जैसा आपने कहा कि उसको ख़रीदा गया, वो तमाम चीज़ें हैं। अब एक चीज़ को आपने ख़रीदा या एक चीज़ एग्रीमेंट में आई, समझौता हुआ, तो जो 600वीं शताब्दी का फैसला है उसको क्या आप 1934 में चेंज करना सही था? जो गवर्नमेंट ने चेंज किया था वो फैसला बिल्कुल भी सही नहीं था। आप देखिए, टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बयान पढ़िए, कितना प्यारा उन्होंने बयान लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि ये मस्जिद अब भी सभी के लिए खुली है, वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके लिए खुली है। वो टर्की के लोग जो विदेशी लोग हैं सब वहां पे जा सकते हैं, लेकिन नमाज वहां पे पढ़ेंगे क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है ये, और जब कोर्ट के ऑर्डर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा आंतरिक मैटर है, हमारी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, ये हमारा स्टेट है, ये हम सॉवरेन कंट्री हैं, तो शुड बी रेस्पेक्टेड। बाकी लोगों को बोलने का क्या मतलब है? अब आप जो बात कर रहे हैं कि साहब डर या मुसलमानों की छवि खराब होगी, देखिए इस वेस्टर्न मीडिया ने मुसलमानों की छवि तो ऑलरेडी खराब बनाई हुई है। हमारे अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में,
हमारी हिस्ट्री कोई भी ऐसी नहीं है कि हिंदू भाइयों से हमारी जरा सी भी कोई भी इख्तलाफ हो किसी भी किस्म का। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इतनी कोशिश यहाँ पे की कि तमाम हिंदुओं को हमारे खिलाफ लाके खड़ा कर दिया। तमाम से मेरा मतलब है एक बहुत अच्छी खासी जमात को, सारे नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न मीडिया का ही काम करना है। आप एक मस्जिद नहीं शकील साहब, आप तमाम मस्जिदों को रिकन्वर्ट करते हैं चाहे चर्च में, फिर भी इनकी नफरत जो हमारे खिलाफ है, यहूदियों की या नसारा की, जाएगी नहीं, ये रहेगी हमेशा। इसलिए आपको ना डरने की जरूरत है, ना टर्की को डरने की जरूरत है, ना किसी को डरने की जरूरत है। और इस फैसले का सम्मान करने के लिए सबको सामने आना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। यह कहा जा रहा है कि जब वहां का आंतरिक ये पूरा मामला है, जिस तरह से शाहिद एडवोकेट भी ये बात कह रहे हैं कि ये हर किसी का अपना देश का मामला है, इसमें किसी और को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और वहां के सबसे बड़े कोर्ट का यह फैसला आया है, कोई सियासी तौर पर यह फैसला नहीं दिया गया है। तो उसमें हम कौन होते हैं इंटरवीन करने वाले, इंटरफेयर करने वाले? हाँ, वो उनका अपना फैसला है और बड़े कोर्ट का फैसला आया है। अब जहां तक ताल्लुक है इंटरनेशनल लेवल पर इस पूरे मामले को ले जाने का, तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला जाता है तो उसके बाद देखना होगा कि क्या फैसला आता है इसमें। लेकिन अभी से इस तरह के बातें करना, इस तरह के आरोप लगाना और टर्की को, तैयब अर्दोगान को घेरना कहां तक जायज मानते हैं? देखिए, तैयब रजब अर्दोगान साहब ने कहा है कि ये तुर्की का अंदरूनी मामला है। ये सही है कि तुर्की का अंदरूनी मामला तो ये है, लेकिन तुर्की की एक और पोजीशन है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 1400 साल की इस्लामी तारीख में 700 साल तक तुर्की दारुल खिलाफा और की हैसियत से मुसलमानों का एक राजधानी की हैसियत से सर्व किया है। जो तुर्की की खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया वगैरह तमाम जगहों पर वो हमारी लीडरशिप रही है और वो खिलाफत का मरकज़ रहा है। और इस हैसियत से वो उम्मत का एक लीडरशिप का रोल उन्होंने प्ले किया है। ये ठीक है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, तुर्क के आ जाने के बाद तुर्की की वो आलमी हैसियत ख़त्म हो गई, आलम इस्लाम की भी ख़त्म हो गई, एक छोटा सा मुल्क बन के रह गया। लेकिन अब पिछले एक दहाई से जो तुर्की के मामलात हैं, तुर्की की तरफ सारी दुनिया एक बार फिर आलम इस्लाम के मरकज़ और क़ल्ब की हैसियत से देखने लगी है। और जिस किस्म की लीडरशिप वहाँ तुर्की में उभर के आई है तैयब रजब अर्दोगान साहब की सूरत में, वो बजा तौर पर उसे देखा भी जाना चाहिए। और ख़ुद भी जो तुर्की की लीडरशिप के अलावा तुर्की की सिविल सोसाइटी भी खुद को एक लीडरशिप के रोल में पेश कर रही है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। और वो अगर ऐसा करते हैं तो वो एक बार फिर उसमें हक बजानिब है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस फैसले को 3 नुक्ता नज़र से देखना चाहिए। एक नुक्ता नज़र तो ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में देखें। दूसरा ये है कि हम इसे ग्लोबल इम्पैक्ट कॉन्टेक्स्ट में देखें। तीसरा है कि हम इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन मुस्लिम की हैसियत से देखें। तो जहां तक तुर्की के कॉन्टेक्स्ट का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर तुर्की के लोगों को इससे बहुत खुशी हुई है। वो इसे अपनी फतह का निशान समझते हैं और फतह का आगाज समझते हैं। ये उस हैसियत में उनका खुश होना हक बजानिब है, उसमें किसी को कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बाबरी मस्जिद का जो केस है, उस तनाजुर में भी देखिए कि एक फैसला किया गया कि जिस फैसले में कि कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं थे, तो कोर्ट ने भी माना कि वहां पर मंदिर होने के कोई मुसल्लम सबूत मौजूद नहीं है, वहां किसी मंदिर को डेमोलिश किए जाने का कुछ, इसके बावजूद भी एक बज़ाका खेज किस्म का फैसला देकर बाबरी मस्जिद को सिर्फ इस बुनियाद पे छीना गया कि वहां दावा ये था कि साहब ये पहले कोई मंदिर था। तो एक जो हिस्टोरिकल रॉन्ग जो मफरूजा है उसको सही करने के लिए ये किया गया, यही पिली यहाँ पर ली गई। और इसी मफरूजे की बुनियाद पर अब देखिए यहाँ जो काशी का मंदिर है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया, 3000 दीगर मसाजिद पे भी है। तो अगर ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने का जो बिल्कुल गलत है, इसके कोई सबूत कहीं भी नहीं है, इसके बावजूद ये हो रहा है। दुनिया भर में बहुत सारे चर्चेज मौजूद हैं जिनको मसाजिद को जिनको कन्वर्ट करके मस्जिदों को चर्च में बदल दिया गया, वो भी हिस्टोरिकल रॉन्ग के नाम पर। तो हम हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसको हमेशा कहते रहे हैं कि ये जो झूठे इल्ज़ामात लगाकर मस्जिदों को मंदिरों में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, ये हमेशा कहते रहे। लेकिन तुर्की का ये फैसला यहाँ इस सूरत में असरअंदाज होगा कि अगर हाया सूफिया को चेंज किया जा सकता है मस्जिद में, तो फिर यहाँ की मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जाता। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो पूरा जो फ़लस्तीन का मसला है वो है ही इस मफरूज़े की बुनियाद पर कि 2000 साल पहले
यहूदियों की हुकूमत थी वहाँ पर और यहूदियों की सरजमीन थी, वो यहूदी काबिज थे और इसलिए यहूदियों का हक है कि वहाँ पर एक यहूदी रियासत का क़याम हो। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 70-80 साल से बल्कि तुर्की की खिलाफत का खात्मा भी इसी बुनियाद पर हुआ कि फ़लस्तीन को वो इसराइल में कन्वर्ट करना चाहते थे, यहूदी रियासत में कन्वर्ट करना चाहते थे। वो जो पूरा का पूरा मसला है, अब जो डील ऑफ सेंचुरी हो रही है वो भी है कि जो बाकी बचा कुचा फ़लस्तीन है उस पर भी कब्जा कर लिया जाए। इसी नाम पर डील ऑफ सेंचुरी हो रही है। मस्जिद अक्सा जो तमाम मुसलमानों को क़िबला अव्वल की हैसियत रखती है, उस पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं और वहाँ पर वो हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं। वो इसी बुनियाद पर करना चाहते हैं कि 2000 साल पहले वहाँ पे कुछ नहीं था और वो इजराइल की एक हुकूमत थी। तो अगर ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने का सिलसिला चलता है तो इसमें इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मस्जिद, इस फैसले का जो खतरा होगा वो मस्जिद अक्सा के ऊपर जो गासिबाना कब्जे की कोशिश की जा रही है इसराइल की जानिब से, उसके लिए एक जवाब ये फराहम हो जाएगा और दुनिया भर में इसका ये रिपरकशन होगा कि चूंकि हाया सूफिया पर जो है वो ईसाइयों की एक जगह थी, हालांकि वो ईसाइयों की जगह थी या नहीं वो मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये तो अभी तहकीक का मसला है, लेकिन ये एक नज़ीर बन जाएगा उसके लिए। तो आलमी सतह पर भी ये जो मैसेज है कि जो इस्लामोफोबिया फैलाता है कि साहब मुसलमान कब्जा कर लेते हैं दूसरों की इबादत गाहों पर और फिर वो उसको मस्जिदों में कन्वर्ट कर देते, ये उसको तक़वियत देगा। तीसरी तरफ एक ये बात भी गौर करनी चाहिए कि जो एक एग्रीमेंट है, लेसिंस का जो एग्रीमेंट है जिसे कहा जाता है कि 100 साल के लिए था, जिसमें तुर्की पर बहुत सारी पाबंदियां यूरोप ने आयद की थी कि उनके समंदरों का इस्तेमाल फ्री में किया जाएगा और वहाँ कोई टैक्स नहीं लेंगे। बहुत सी पाबंदियां तुर्की पे 100 साल पहले लगाई गई थी, वो अब 2023 में ख़त्म होने वाला है। तुर्की की जो फतह है, इस्लामिस्ट ग्रुप की जो फतह है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, उसे मुकम्मल होने में कम से कम 4 साल है और 2023 में यूरोप और ये लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे कि वो डील ख़त्म हो गई या नहीं हो गई, उस पर एक नया तनाज़ा खड़ा होने वाला है, उस पर जंग के आसार है। खुद नाटो कंट्रीज क्या होगा, उसका क्या नतीजा निकलता है, मेरा ख्याल है कि तुर्की के हुक्मरानों को उसका भी इंतजार कर लेना चाहिए था। तो इसलिए जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, बादा है नीम रस अभी, शौक है ना रसा अभी, रहने दो खुम के सिर पे तुम खिश्ते कलीसा अभी, ये इसी हालत के लिए वो शेर था। तो मुझे लगता है कि ये इक़दाम खुद तुर्की के लिए भी क़ब्ल वक्त है, आलम इस्लाम के लिए भी क़ब्ल वक्त है। इसके लिए अभी कुछ और या तो इंतज़ार करना चाहिए था या अभी चाहिए था कि जो दस्तावेज़ात हैं उनको बहुत आम करते, एक पब्लिक ओपिनियन उसमें दुनिया भर में, एक तुर्की में तो है पब्लिक ओपिनियन, लेकिन सारी दुनिया में एक पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद ये फैसला करना ये ज़्यादा मुनासिब होता। लेकिन अभी ये क़ब्ल वक्त है, इसलिए नहीं कि यूरोप के लोग क्या कहेंगे या यहूदी दुनिया क्या कहेगी या मीडिया क्या कहेगा, ये कंसर्न नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये कंसर्न। लेकिन इस्लाम किसी की इबादत गाह को, आपको याद है, देखिए बैतुल मुक़द्दस जो है उसकी जब फतह हुई फ़लस्तीन की और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बज़नफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ चर्च में नमाज़ पढ़ने को खुद पादरियों ने कहा कि चर्च में नमाज़ की जाए, लेकिन आपने उसकी इजाज़त नहीं दी और किसी चर्च को आपने बदला नहीं। आज भी फ़लस्तीन में जो तीनों इबादत गाहें हैं, चाहे वो हैकल सुलेमानी हो, यहूदियों की हो या ईसाइयों की हो या तमाम मुसलमानों के दौरे इक़्तिदार में 1200 साल वो महफूज रही हैं हमेशा। और ये पैगाम खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह फ़लस्तीन के मौके पर दिया था। तो ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है कि हम जब फाते हो जाएं तो किसी इबादतगाह को हम बदल दें, ये इस्लाम का ट्रेडिशन बिल्कुल नहीं है। और तुर्की में तो जो खिलाफत की जंग है, जो ईसाई और सलीबी जंग है, वो रूहानी, जहां हमने अस्करी क़ुव्वतें इस्तेमाल की हैं, बेनज़ीर फ़ौजी क़ुव्वतें इस्तेमाल की हैं, वहाँ रूहानी क़ुव्वतें भी हैं। अल्लामा यूसुफ़ी का जो तसव्वुफ़ का सिलसिला है, सिलसिला कादरिया का, वो पूरे तौर पर पसे पुष्ट रहा है उस जंग के। और उसके बाद इब्न अरबी की पूरी तारीख मौजूद है जिनकी रूहानी हिमायत इस पूरे तबके को हासिल रही। तो ये पूरा एक इस्लामिक मूवमेंट था जो इस्लामी खतूत से अलग नहीं हो सकता। आज तुर्की के लिए ये फतह का मौका, फतह का इजहार हो सकता है, लेकिन बाकी दुनिया में इसके नताइज अभी बहुत अच्छे निकलेंगे नहीं। शाहिद साहब, ये फैसला आने के बाद देखने में आ रहा है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरह से टर्की के खिलाफ इस फैसले को लेकर खड़े हो गए हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसका फैसला इंटरनेशनल लेवल पर बात करने के बाद ही करना चाहिए था। तो तैयब अर्दोगान कहीं ना कहीं गिरते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं फिर ये बात कहूंगा कि एक देश का आंतरिक मसला है, एक देश की
कोर्ट ने ये फैसला दिया है। बाकी जो विदेशी हैं या जो दूसरे कंट्री हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने से किसने रोका है? वो जाएं। लेकिन जब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई नहीं जा रहा है, ना कोई फैसला आ रहा है उसके ऊपर, उनके खिलाफ ना कोई बात हो रही है और उसके बावजूद भी बातें करी जा रही हैं कि साहब ये फैसला सही नहीं है, तो क्या आप अब टर्की को आप लोग चलाएंगे क्या? ये टर्की को विदेश चलाएगी? ये टर्की को दुनिया चलाएगी? टर्की अपने आप में एक कंट्री है भैया, उसका रेस्पेक्ट होनी चाहिए। टर्की को दुनिया नहीं चला सकती है, या कोई भी कंट्री। हमारे कंट्री है, हमारा भारत है, क्या हम किसी का दखल बर्दाश्त करेंगे? यहाँ पर बाबरी मस्जिद को चेंज कर दिया, बाबरी मस्जिद के ऊपर डिसीजन आ गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, क्या उसको एक्सेप्ट नहीं किया? या कोई उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया? या कोई विदेशी ताकतें यहां पर आ गई? हम किसी विदेशी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने आंतरिक मसलों में। ऐसी हम उम्मीद ये करते हैं कि टर्की का आंतरिक मसले में भी कोई भी विदेशी इसमें ना बोले और ना बोलना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, निहायत बदतमीजी की बात है। साहब, हिंदुस्तान में इस तरह की सोच, जिस तरह से कल से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि जफरुल इस्लाम साहब ने पोस्ट किया, तस्लीम रहमानी साहब भी पूरी तरह से इस फैसले के खिलाफ पूरी तरह से कह रहे हैं कि ये गलत फैसला हुआ है, जिसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों की छवि खराब होगी। तो ये इस तरह की एक सोच जो पनप रही है भारत में, उस पर क्या कहेंगे? जब बाबरी मस्जिद का केस आया तो उस वक्त इस तरह के बयानात कोई सामने नहीं आए, लेकिन अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो फिर अचानक से एक ग्रुप खड़ा होता है और वो इस तरह की सोच का जो है विरोध करता है। देखिए, मेरी तस्लीम रहमानी साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जफरुल इस्लाम साहब से कोई दुश्मनी नहीं है। बात जब हक की होती है तो हक की बात हमें करनी चाहिए, और हक की बात यह है कि इन लोगों को विदेशी या कोई भी देश की जो कानूनी सिस्टम है उसका सम्मान करना चाहिए, उन देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान करना चाहिए। ये जो खामा-खामा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये इनको प्रोपेगेंडा नहीं करने चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं, और मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं, और जब इनकी जांच इस बात की जाएगी तो आपको पीछे बहुत ज्यादा वाले जो कुर्दोगुल हैं वो सब लोग नजर आ जाएंगे कि हाँ साहब, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे क्या चीजें नहीं है। हकीकत बात यह है कि ये लोग या इस तरह की मानसिकता के लोग इस देश के अंदर भी अशांति फैलाना चाहते हैं और फैलाते रहते हैं, या विदेशों के अंदर भी जो मसले होते हैं उनको भी यहाँ हिंदुस्तान का मसला बना करके उठाते हैं, और यहाँ भी अब उन चीजों के नाम पर इस देश को लड़वाने का काम ये लोग करेंगे। बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। जो लोग इस पूरे फैसले का विरोध कर रहे हैं उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि जब बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया तब भी हमने इसको इस पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, इसी तरह से उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया में तो हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म की अपनी, सब आज़ाद हैं अपनी ओपिनियन के लिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में इसको लेके दो ओपिनियंस हैं, और गालिब ओपिनियन ये है कि ये सही हुआ, लेकिन एक दूसरी ओपिनियन में सोशल मीडिया से उतना मुतासिर इस मामले में नहीं होना चाहिए। वैसे भी ये तुर्की का मामला तो है ही, और तुर्की के लोग हमारा इसमें सिवाय इसके कोई रोल नहीं कि हम उनसे कोई अपीलें कर सके, तो वो अपीलें तो की जा रही हैं, लेकिन तैयब रजब अर्दगान साहब ने बाकायदा फैसला भी कर लिया है और उस फैसले को पार्लियामेंट ने एंडोर्स भी कर दिया। तो एक ओपिनियन है, तमाम लोग अपने अंदाज से अपनी ओपिनियन देने के लिए आज़ाद हैं। बहरहाल उन ओपिनियंस का इम्पैक्ट कहाँ कितना होता है ये देखने की बात है। ये थे शाहिद एडवोकेट और तस्लीम रहमानी साहब जो अपनी अपनी राय दे रहे थे। दोनों में अपनी राय में तजाद है, दोनों एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में इसी तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। जब से ये फैसला आया है, कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं मुसलमानों में, कुछ लोग इसका फेवर कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में देखने वाली बात ये होगी कि ये जाहिर सी बात है, ये आंतरिक मामला है, अपना उनका टर्की का मामला है, इसमें लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शुक्रिया शाहिद साहब और तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।